हाय हेलो एवरीबॉडी। माय नेम इज़ पल्लवी द्विवेदी और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अनअकैडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेल विच इज़ द फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी एक रैपिड रिवीजन की सीरीज चल रही थी फॉर क्लास 10th। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम एक रैपिड रिवीजन की सीरीज चला रहे थे। उसी सीरीज में आज मैं आपको चैप्टर 1, आई नो आपने ये चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है क्लास 9th में बहुत डिटेल में, बट अभी क्या है ना, जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो सारे इसी पर बेस्ड हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लो या ब्रीफ रिवीजन समझ लो, हम इसका आज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू गो बैक टू योर स्कूल। अपने स्कूल को इमेजिन करो, ठीक है? अपने स्कूल को इमेजिन करो और खुद को इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन ऑर्गेनिज्म। ओके, यू आर एन ऑर्गेनिज्म और पैरेलली यू इमेजिन योर स्कूल। ठीक है, स्कूल को हम कंपेयर कर रहे हैं आपसे, आप खुद से। ठीक है, आप हो, स्कूल है। अब स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट होता है, टीचर्स का डिपार्टमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट होता है, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप मेनली स्टूडेंट्स और टीचर्स को ही रिमेंबर करो क्योंकि उन्हें ही सब याद रखते हैं। फिर आता है आपका ऑर्गेनिज्म, आप खुद। अब आपकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। कैसे सिस्टम्स? ऑर्गन सिस्टम्स। कौन से ऑर्गन सिस्टम्स? नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो स्कूल में क्या है, डिपार्टमेंट। आपकी बॉडी में क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, अब जो डिपार्टमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट हो गया। मान लो आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो क्लास 10th में बहुत सारे सेक्शंस होंगे, 10th A, B, C। वैसे ही आपकी बॉडी, मतलब कि जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कई सारे ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, एनस पे एंड होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं ना आपके बीच में, जैसे सेक्शन से क्लास के वैसे ही ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम को हमने किससे वो किया, डिपार्टमेंट से। ओके, ऑर्गन्स को किससे किया, सेक्शन से। आप अपना सेक्शन मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो हम जानेंगे कौन से ऑर्गन्स के लायक हो आप। ओके, सो सेक्शंस हो गए, प्लस जो ऑर्गन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, टिश्यूज से। ओके, जैसे आपके सेक्शंस हैं तो सेक्शंस को अगर आप डिवाइड करो तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस निकल कर आएंगी आपकी, 10th A, 10th B, 10th C। आप उसको किससे इमेजिन करोगे, टिश्यूज से आप उसको रिलेट करोगे। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका क्लास 10th A। क्लास 10th हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब टिश्यूज किसके बनी होती हैं, सेल के। तो सेल यहां पर क्या हो गया आपका, स्टूडेंट। ओके, कोई भी क्लास है, जैसे आपकी ही क्लास है तो वो उसके बेसिस, मतलब उसके बेसिक्स क्या है, आप ही हो ना। आप ही तो इकट्ठे होकर एक क्लास बना रहे हो। वैसे ही यहां पर सेल्स इकट्ठे होकर बना रहे हैं आपके टिश्यूज। स्टूडेंट इकट्ठे होकर बनाए यहाँ पे क्लास, सेल्स इकट्ठे होकर बना रहे हैं यहाँ पे टिश्यूज। तो आप समझ गए, आप ही हो अपनी स्कूल के भी फंडामेंटल। आप ही पढ़ाई कर रहे हो, आप ही नंबर ला रहे हो और आपकी स्कूल का नाम हो रहा है। वैसे ही सेल्स क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ही फंक्शन करते हैं। ठीक है, उनके पास ऑर्गेनील्स होती हैं, मतलब जैसे आपके पास आपके नोट्स हैं, आपके पास अपना दिमाग है, सारी चीजें आप खुद ही फंक्शन करें। स्कूल क्या है, बस आपको एक वो दे रहा है। तो वैसे ही जैसे आप एक स्कूल के बेसिक होते हो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं स्कूल के, वैसे ही सेल जो है वो हमारी लाइफ का, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है। ओके, लाइफ का हमारा मतलब हम जो है वो सेल से ही बनकर आए हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना कि नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, वैसे ही लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, cells are the smallest units that can perform all the basic functions of life. Cells can perform all the basic functions of life, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं fundamental unit of life. Okay? The structure and function of an organism depends on the activities of the cells. हमारी जो भी हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सारी किस पे डिपेंडेंट होती है, सेल पे। ये सेल डिवाइड करके कैसे टिश्यूज बनाएगा, ये टिश्यूज डिवाइड होकर कैसे ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, ये सारी आपके सेल के ऊपर ही डिपेंड करती है। Hence cells are known as the fundamental units of life. So this was about the introduction कि सेल होता क्या है। आप अपने आप को इमेजिन करना और स्कूल से ऐसे आप रिलेट करके याद करोगे। ओके, नाउ
cell theory. So cell theory was basically given by Schleiden and Schwann. These both scientists, they gave different theories. Okay, they were not working together, they worked differently, but they agreed and they give this theory which states that all plants and animals are composed of cells. Okay, जैसे मैंने बताया, कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट्स एनिमल सारे आएंगे, सारे एनिमल्स और प्लांट्स सेल से ही मिलकर बने होते हैं. सेल इज द बेसिक, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी दी थी स्क्लाइडन एंड स्क्वान ने. कौन से ईयर में दी थी? इन द ईयर 1838 एंड 39. तो डिफरेंट ईयर्स में दी थी, बट इसे कंबाइन करके हमने सेल थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं. फिर कुछ दिन बाद, आफ्टर सम ईयर्स, अ साइंटिस्ट with the name Rudolf Virchow came in the scene, और उन्होंने एक अलग स्टेटमेंट ऐड की, which was all the cells arise from pre-existing cells. जैसे मैंने बताया, एक सेल है, ये डिवाइड करेगी दो में, ठीक है, फिर ये डिवाइड करेगी मास ऑफ सेल्स में. डिवाइड मतलब कि ये ग्रो कर रही है, फिर ये डिवाइड करेगी और ज्यादा मास ऑफ सेल्स में, फिर बनेगा आपका टिश्यू. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है which was given by Rudolf Virchow, it states that all cells arise from pre-existing cells. एक पहले से रहेगा, उसी से डिवाइड कर करके पूरा एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. सो यू कैन रिमेंबर इट कि स्क्लाइडन एंड स्क्वान ने ये दोनों स्टेटमेंट दी थी, और लास्ट वाली स्टेटमेंट आपकी रुडोल्फ विर्चो ने दी थी. दिस सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट वायरसेस. व्हाई वायरसेस आर एन एक्सेप्शन? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, ये लिविंग और नॉन लिविंग से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्यों वायरसेस को एक्सेप्शन में डाला गया है यहाँ पे. ओके, लेट्स गो. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स. सेल्स को ना हम बेसिकली दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. अगर आप नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो तो सेल्स आपके कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि अगर वो एक सेल का बना हुआ है, मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और अगर वो कई सारे सेल्स का, जैसे कि हम हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स है ना, क्योंकि पूरा एक ऑर्गन सिस्टम ही बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम से फिर हम बने हुए हैं, तो वो बहुत सारे सेल्स का बना, इसे हम बोलते हैं उसका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. प्लस अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स को डिवाइड करने हैं, वी विल रीड अबाउट न्यूक्लियस लेटर. अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस कर रहे हैं तो दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. I will give you a small tip. If you are reading any any big term, then try to break it. For example, here we are getting prokaryotic. Break it. Pro मतलब primitive. It came earlier. मतलब सबसे पहले आया था. Primitive. Prokaryotic means nucleus. Primitive nucleus से आप समझोगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है. यहाँ पे ब्रेक इट हियर. यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस. So basically what we are trying to say here, that primitive nucleus was not well developed. That's why here we are saying true nucleus. मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस completely developed था आपका, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने बेसिकली इसको डिवाइड कर रखा है. Let's go into the details. First of all, we will read about unicellular and multicellular organisms. Unicellular organisms, they are made up of single cell. एक सेल के बने हुए हैं. ये सेल्स यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, एक ही सेल है, वही सेल इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है. मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द थिंग्स. वही सेल एक ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल. उसमें कोई और उसके साथ में सेल्स एग्रीगेट नहीं करते हैं. एक सेल है, मान लो फॉर एग्जांपल सीड्स, दिस इज द सेल बैक्टीरिया. इसके पास मूव करने के लिए, हमारे पास लेग्स होते हैं, इसके पास मूव करने के लिए यहाँ पे फ्लैजिला, विलाई, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये मूव करते हैं. प्लस इनके पास ऑर्गेनील्स होती हैं. सारी ऑर्गेनील्स नहीं होती हैं, बट बेसिक ऑर्गेनील्स होती हैं जिसके बेसिस पे ये अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं. प्लस हमें तो बहुत एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम होती है ना, कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट. ये बहुत ही मतलब वियर्ड एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं. यू विल रीड अबाउट दैट इन योर लेटर क्लासेस, कि बहुत ही मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर आर थर्मो एसिड काइंड ऑफ बैक्टीरिया, दे सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट, और in very hot environment also these kind of organisms can survive. Okay,
द सिंगल सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ. सिंगल सेल, एक सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर जनरली वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक. आप बैक्टीरिया को देख तो सकते नहीं हो, एक सेल है, आप उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो. तो ये जनरली यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं. दे लैक टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. ये देखो सेल है, एक ही सेल यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट कर रहा है. ये आगे डिवाइड होता ही नहीं है कि वो टिश्यूज या ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करे. तो इनके पास ये सारी जो आगे की कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं वो नहीं होती हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. ग्रोथ ऑकर्स बाय एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल. यूजुअली क्या होता है ह्यूमन बींग्स या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सेल जो है वो आपकी डिवाइड करती है और डिवाइड करके ही ग्रो करती है. इनके केस में क्या होता है कि कोई सेल है ना, जैसे ये सेल है, बस इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी. साइज मतलब वेट या लेंथ में इंक्रीज होगा, डिवीजन नहीं होगा. ठीक है, एंड दे डोंट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है. ये बाइनरी फिजन या फिर अदर एसेक्सुअल मीन से ही डिवाइड करते हैं. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली अमीबा, यूग्लिना एंड पेरिमीशियम. एग्जाम्पल्स आप प्लीज रिमेंबर कर लेना. नाउ लेट्स कम टू दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. बहुत सारी सेल्स एक साथ इकट्ठे होकर के फिर टिश्यूज में डिवाइड होती है, टिश्यूज ऑर्गन्स में डिवाइड होता है, ऑर्गन सिस्टम में बनता है, फिर आपका बनता है ऑर्गेनिज्म. ऐसे ही बहुत सी सेल्स होती हैं जो बस कुछ एक मास ऑफ सेल्स, जैसे ये है कैलस यूजुअली नॉन लिविंग होता है. ऐसे भी बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पूरे ऑर्गन्स में डिवाइड नहीं करते हैं, टिश्यूज तक में रह जाते हैं. ऐसे भी सेल्स होते हैं. डिवीजन ऑफ लीवर एग्जिस्ट अमंग सेल्स. ठीक है, डिवीजन ऑफ लीवर का मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है ना, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, खाना खाने के लिए और खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम फॉर थिंकिंग एंड ऑल, वैसे ही सेल्स के पास क्या होते हैं, ऑर्गेनील्स होते हैं. वो ऑर्गेनल्स हम अभी आगे पढ़ेंगे. वो ऑर्गेनल्स सारे सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल और द ब्रेन ऑफ द सेल. ओके, ऐसे हम पढ़ेंगे आगे. दे आर मोस्टली लार्ज इन साइज. सिंस एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये यूजुअली लार्जर इन साइज होता है. ऑब्वियस सी बात है ये तो. दे आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पे एक टेबल दे दिया है आपको, आप कर सकते हो इसको. ग्रोथ ऑकर्स बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन. सेल डिवीजन कैसे होता है अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसको. सेल डिवीजन यहाँ पे होता है, सेल की साइज नहीं बढ़ रही है, सेल डिवाइड कर रहा है, मतलब डिवाइड कर करके नंबर उसका इंक्रीज हो रहा है. इसके एग्जाम्पल्स हो गए अर्थवर्म्स, फिश, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, नेक्स्ट. सेल के बहुत सारे शेप्स होते हैं. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर शेप का नहीं होता है, इरेगुलर भी शेप हो सकती है. प्लस जो ये शेप होता है ना, ये उसके फंक्शन के बेसिस पे डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर एंड बाइकनकेव. पहला है सर्कुलर एंड बाइकनकेव. आप अपनी रेड ब्लड सेल्स को इमेजिन करो, आरबीसीज का शेप बाइकनकेव क्यों होता है? बिकॉज हीमोग्लोबिन को कैरी करना है, ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन वाली प्रोसेस होती है, इसलिए सेल की जो शेप होती है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है. यहाँ पे हो गया आपका आरबीसी. अमीबॉइड, इरेगुलर शेप. अमीबा इरेगुलर शेप होता है उसका. क्यों होता है इरेगुलर शेप? बिकॉज उसको फूड को इनटेक करने के लिए एक इंजेक्शन वाली प्रोसेस करनी होती है, तो उसको अपना पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ता है. इसीलिए यूजुअली आप देखोगे कि अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप का होता है. लॉन्ग नर्व सेल, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका नर्व सेल. आई विल शो यू अ पिक्चर लेटर. नर्व सेल जो होती है हमारी ब्रेन की, मतलब न्यूरॉन की जो सेल्स होती है, वो सबसे लॉन्ग इन शेप होती है. ठीक है, बीन शेप्ड. विब्रियो एग्जाम्पल है इसका, विब्रियो cholerae, you might have heard of it, which causes cholera. It has a bean shaped kind of structure. Okay, या comma shaped. Next, I have given you examples of different sizes of the cell. The largest cell in animals, you know that ostrich egg 15 सेंटीमीटर का होता है. यूजुअली जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती है उसको हम आई से नहीं देख सकते हैं, बट ऑस्ट्रिच का जो एग होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल विच यू कैन ऑब्जर्व with your naked eye. It is in 15 centimeter.
नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल्स. आई टोल्ड यू प्रीवियसली, नर्व सेल. It is of 1 meter. You can imagine so many cells are there in our brain and they are of 1 meter. So nerve cell is the longest cell in animals. Now what is the longest cell in plants? Hemp fiber. Hemp fiber, you know that. Largest plant cell is Acetabularia. Largest human cell, egg cell. Egg cell present in the female body is the largest human cell. Smallest living cell is PPLO, also known as mycoplasma. This is the list of all the possible longest, largest and smallest cells. You can remember it. Structure of cell. अब जो सेल की स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, क्रॉस स्ट्रक्चर एंड फाइनल स्ट्रक्चर. क्रॉस स्ट्रक्चर बेसिकली की वो आप ऊपर से देख सकते हो या फिर मतलब उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है. फाइनल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में. ऑर्गेनल्स जैसे कि हमारे बॉडी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, वैसे ही सेल्स के पार्ट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ग्रॉस स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में. सो एक एक करके इनको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये जो क्या होता है, कोई भी जैसे हमारी स्किन है तो हमारे पास एक पूरी एक स्किन की कवरिंग है, किस लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए. वैसे ही सेल्स के पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की. प्लांट्स के पास सेल वॉल भी होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे. इनको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्यों बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज इट डजंट लेट ऑल द कंटेंट्स टू पास इन दी सेल. ये एक बॉडी गार्ड की तरह एक्ट करता है, ठीक है. बॉडी गार्ड पूछता है बाहर क्यों आए हो, क्या काम है आपका. वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रिवेंट कर देता है सब मटेरियल्स की मूवमेंट को, सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल इन नेचर, ठीक है. इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ओके, यू नो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट यू कैन गो इन आवर वीडियोस. फंक्शंस क्या है, इट गिव्स फ्रेमवर्क टू द सेल. फ्रेमवर्क, एक सेल है उसके कंटेंट्स, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिल्स हैं आपके, ठीक है. बहुत सारा साइटोप्लाज्म है. अब इन ये सारी चीजें आपस में मिक्स ना कर जाएं, आपस में स्कैटर्ड ना हो जाए, इनको एक शेप, एक डेफिनेट कह सकते हैं स्ट्रक्चर देने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है. इट फॉर्म्स ऑर्गेनल्स विद इन द साइटोप्लाज्म. प्लस ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका हेल्प करता है, ठीक है. इट कीप्स द सेल कंटेंट्स इन प्लेस एंड प्रिवेंट्स देयर मिक्सिंग, ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है. तो ये क्या होता है, सेल को किसी भी इंजरी से, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से सेल को आपको बचाता है. ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है. ये आपके क्या कहते हैं, प्रोटीन्स लगी हुई हैं. ये आपके लिपिड्स हैं. लिपिड्स में 2 आपके टेल्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है. ये देखो लिपिड, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, मतलब ये पूरे ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली सैंडविच मॉडल. वैसा सा ये स्ट्रक्चर है आपका. कार्बोहाइड्रेट्स की चेन होती है, प्रोटीन्स होता है और ये लिपिड है आपका. एक बार आप अच्छे से स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है. नेक्स्ट इज द सेल वॉल. ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स. क्यों होता है ओनली इन प्लांट्स? ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता. अभी हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस, बट यूजुअली ये सेल वॉल जो होता है ये प्लांट्स में क्यों होता है? क्या डिफरेंस है हमारे और प्लांट्स में? हम मूव कर सकते हैं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं. वो अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन से बचा नहीं सकते हैं ऐसे भाग करके, इसीलिए उनके पास सेल होता है. एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर होती है जो उनको ऐसे डिफिकल्ट या कह सकते हैं हार्श एनवायरमेंट वाली कंडीशन से बचाती है, ठीक है. रिजिड आउटर कवरिंग, रिजिड हार्ड कवरिंग होती है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज इज द हार्ड सब्सटेंस, तो इसीलिए सेलुलोज की बनी होती है प्लांट सेल, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है. प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को, प्लांट सेल्स को क्या कहते हैं, ये स्ट्रेंथ देती है. When a living cell loses water, there is shrinkage of contents of a cell away from the cell. This phenomena is called plasmolysis. Okay, क्या होता है कि कोई भी जो सेल है, सेल में क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है, वाटर होता है. जब ये वाटर लॉस होती है ना आपकी, तो क्या होता है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप रेजिन्स खाते हो, रेजिन्स को जब आप ऐसे क्या कहते हैं वाटर में डालोगे तो वो स्वेल कर जाता है. अगर आप देखोगे कुछ दिन बाद अगर वो ड्राई हो गया है तो वो बेसिकली श्रिंक कर जाता है. जब उसका वाटर लॉस हो जाता है तो वो प्लाज्मो
लाइज्ड हो जाता है, वही होती है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस से भी सेल को कौन प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे? सेल वॉल, ठीक है। The cell wall permits the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting, ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें सेल्स को डालो तो कोई सेल्स क्या कहते हैं, टर्जिड हो जाते हैं या फ्लैसिड हो जाते हैं या प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं। इन फिनोमिना से, जैसे हाइपोटोनिक में आप डालते हो तो सेल्स बर्स्ट करने की प्रॉब्लम हो सकती है। इन फिनोमिना से प्लांट को बचाने के लिए आपके पास होता है सेल वॉल, ठीक है। Nucleus. Nucleus is you can say the most important structure in the cell. Okay, it is a dark colored spherical or oval, usually spherical in shape होता है, dot like structure near the center of the cell. ये सेल है, ये आपका बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही आपका मेन मटेरियल जो होता है ना, जो हमारा अस्तित्व, हमारा फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब न्यूक्लियस लेकर कैरी कर रहा है, ठीक है। प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज या रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा ये? वी विल रीड इट लेटर। क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। सेल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स ही आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, जीन्स को कैरी करते हैं और वो क्रोमैटिन के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। The chromosomes contain information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA. Deoxyribonucleic acid. Okay. RNA and protein molecules, the functional segments of DNA are called genes. तो न्यूक्लियस ही आपका मेन मटेरियल जो है वो कैरी कर रहा है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। See, this is the picture of nucleus. अब न्यूक्लियस के क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? Let's look at that. ये है न्यूक्लियस के जो एनवेलप होता है ना, उसमें कुछ कुछ ओपनिंग्स होती हैं। उन ओपनिंग्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ओके, वो ओपनिंग्स आगे क्या फंक्शन करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं, विल नो इट। न्यूक्लियर की जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है आपकी न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप है ये आपकी। ओके, फिर है न्यूक्लियोलस। अंदर जो न्यूक्लियोलस है ना, उसमें ही आपकी डीएनए मतलब कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो ये है न्यूक्लियोलस। और ये जो साइटोप्लाज्म, जैसा मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये बाहर आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी हुई है। अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। मेनली 4 पार्ट्स में आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। न्यूक्लियर पोर, ओपनिंग्स होती हैं, फिर होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की, फिर है आपका न्यूक्लियोलस जो कि अंदर मेन आपका क्रोमैटिन डीएनए को कैरी कर रहा है, फिर आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब वो जो ये जो लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट, अब हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब न्यूक्लियस के ही बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब इसमें जो न्यूक्लियस है ये कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का है। यूकैरियोटिक में कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। अब बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों सेल्स में क्या होते हैं, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। स्मॉल एंड सिंपल, इसमें सारी ऑर्गेनिल्स जो होती है, जो हमने ऑर्गेनिल्स पढ़े अभी ना कुछ कुछ, वो सारे ऑर्गेनिल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ ही ऑर्गेनिल्स होते हैं। और दोनों में कॉमन क्या होता है, ये मैंने इस बीच में डाल दिया है आपकी रिमेम्बरिंग, उसका आपको याद करने के लिए, तो वो आप देख लेना। स्मॉल एंड सिंपल एंड दिस इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। हम क्या है, यूकैरियोटिक। प्लांट्स क्या है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मेनली वही जो यूनिसेलुलर जैसा पढ़ा था ना, वैसा ही कुछ कुछ होता है। उसमें एग्जांपल्स आपके बैक्टीरिया वही आ जाएंगे। एक सेल होता है बेसिकली, एक सेल में ऑर्गेनेल सारे आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, बट ये भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर लेते हैं। मेनली न्यूक्लियस की बेसिस पे ही इनको हम डिवाइड किया गया है, ठीक है। 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर इन साइज, 10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज या उससे ज्यादा भी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी होते, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। प्लस सर्कुलर डीएनए, ये जो डीएनए है ना यहाँ पे, ये ऐसा सा प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट कह सकते हैं या फिर अंडर डेवलप्ड होता है, ऐसे से मतलब स्कैटर्ड सा डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, एक पूरे कंप्लीट एक सर्कल में। जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बाकायदा न्यूक्लियोलस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है, वैसा प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है, स्कैटर्ड सा होता है।
सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम, एन क्रोमोसोम यहाँ पे होता है, यहाँ पे 2n होता है, तभी आगे चल के जब गैमीट फॉर्मेशन होनी होती है तो आपको यहाँ पे माइटोसिस या मियोसिस वाली जो फीचर्स होती है वो देखने को मिलता है यहाँ पे। लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, जो ऑर्गेनिल्स जो आगे चल के फंक्शंस प्ले करते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, और जो डिवीजन होता है मेनली बाइनरी डिवीजन या फिर एसेक्सुअल मीन से ही यहाँ पे आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है। एग्जाम्पल्स आप ले लोगे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या आर्किया, आर्की बैक्टीरिया भी एक जो मैंने बताया ना एक्चुअली हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, ये मोस्टली सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लस सेल डिवीजन माइटोसिस से होती है यहाँ पे। इसके एग्जांपल्स प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ह्यूमन बींग्स सब आ जाएंगे। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है, इन दोनों के पास मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म जो सारे ऑर्गेनिल्स को कैरी कर रहा है, जो स्कैटर्ड सा होता है एक सेल में, वो आपके देखो यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्लस राइबोसोम्स। कोई आपसे पूछेगा ना कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिल है जो दोनों में ही प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक में, आप लिख कर आओगे राइबोसोम्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ, इट इज कॉमन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। और डीएनए भले ही यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है बट प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट है बट है। तो क्या सिमिलैरिटीज हो गई, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और डीएनए, डू रिमेंबर इट, ओके। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनिल्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल ऑर्गेनिल्स को एक क्या कहते हैं, एक टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ पे फॉर रिमेंबरिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, यू जस्ट रेड इट। न्यूक्लियस के क्या पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमैटिन द पार्ट विच कैरीज द डीएनए, एंड न्यूक्लियोलस, कंडेंस्ड रीजन वेयर राइबोसोम्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। पेरोक्सिसोम्स, दीज आर दी पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स का क्या फंक्शन है, मेनली ये डिटॉक्सिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, डिटॉक्स करते हैं हमारी बॉडी को, जो भी आपके वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं, मेटाबोलाइजेस वेस्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल लेटर, अभी जान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ में आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, स्मूथ में आपके कुछ हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ होता है, ये देखो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर। क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। साइटोस्केलेटन या माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये मेन आपका रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, सेल डिवीजन में। माइटोसिस और मियोसिस पढ़ोगे ना, वहां पे माइटोटिक स्पिंडल और मेंटेन सेल शेप, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं स्पिंडल फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं, यही आपकी सेल डिवीजन में मेन आपका रोल प्ले करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई टोल्ड यू बिफोर कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बॉडीगार्ड होता है सेल का। लाइजोसोम क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस क्या होती है, साइटोप्लाज्म, तो ये जो आपका बेसिक जो यहाँ पे जो ऐसे कह सकते हैं ना सरफेस एरिया है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स हैं, वो है आपका साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो अब एक एक करके ऑर्गेनल्स को पढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये डायग्राम अगर आपको बनाने को आए सेल का तो आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से, सारे पार्ट्स यहाँ पे अच्छे से लेबल्ड है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये कैसे है, बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कई सारी लेयर्स है और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब इसके किनारे मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देख रहे हो आप राइबोसोम्स, ये सारे राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच्ड है। राइबोसोम्स जहां भी प्रेजेंट है जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो आपका हो जाता है RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और यहां देख रहे हो, यहाँ राइबोसोम्स एब्सेंट है इसीलिए ये आपका हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके फंक्शंस क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लॉड एंड फुल्लम, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 कंपोनेंट्स के बने होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सिस्टर्निव, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये एक मतलब ओवरव्यू आप स्ट्रक्चर इनका याद कर लो, देख लो कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वेसिकल्स होते हैं प्लस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन सब के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, प्रोटीन फॉर्म होता है, प्रोटीन आगे जाके फिर कैरी होता है। ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में हेल्प करते हैं।
दो टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई टोल्ड यू, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, राइबोसोम के ऊपर आपकी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब वाली प्रोसेस होती है ना, ये सब होती है। और ये क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। प्रोटीन प्रोटीन हम बहुत कर रहे होते हैं ना, कहाँ वो बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम्स आपके एब्सेंट है, स्मूथ है सरफेस, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म। यहाँ पे आपकी फैट मॉलिक्यूल्स या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं। ये स्ट्रक्चर इसका, ओके। न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनवेलप से, ऐसा कहते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप से ही ये फॉर्म होता है। दिस हैज येट नॉट प्रूव्ड, बट ऐसा हम मानते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप से ही फिर आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट, गोल्गी बॉडीज, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड वेसिकल्स। हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी प्रोटीन्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी प्रोटीन्स फॉर्म हो रही हैं। फिर क्या होता है, ये प्रोटीन्स को अब हमें बॉडी तक पहुंचाना है, बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना है, ऐसे तो चली नहीं जाएंगी। उनकी क्या होती है, पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग, वो पैकेजिंग आपकी कहां पर होगी, गोल्गी बॉडीज में। तो आप समझ लो कि गोल्गी बॉडीज इसकी पैकेजिंग कर रही है, उसके बाद उसका डिस्पैच, जैसे भी कोई भी आइटम को आपको डिलीवर करना है तो पहले उसकी पैकेजिंग होगी। आप देखते हो ना कि वो अमेजोन से कुछ ऑर्डर करो तो फिर लिखेगा पैक्ड एट द वेयर हाउस, उसके बाद डिस्पैच्ड एट द वेयर हाउस। वैसे ही गोल्गी बॉडीज में पैकेजिंग होती है, फिर डिस्पैच होती है, फिर ये आगे क्या होता है, स्टोरेज होगा और उसके बाद ये आगे उसको कैरी करेगा। तो हम कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडीज ना एक पोस्टमैन की तरह एक्ट करती है। प्रोटीन वहां से कहां से उठाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर उसको आगे बॉडी तक पहुंचाएंगे। ओके, पैकेजिंग, डिस्पैच या स्टोरेज का काम करती हैं आपकी गोल्गी बॉडीज। ये है स्ट्रक्चर आपका, ट्रांसपोर्ट वेसिकल देखो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे पैकेजिंग डिस्पैचिंग जो भी होनी थी हो गई है, फिर ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल बन गया, ये अब बॉडी के पास जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, जैसे गोल्गी बॉडीज है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ये होती हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, जो कि क्या करती हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ऐसे आप ब्रेक करो, लाइजो प्लस सोम्स, मतलब कि लाइजोजाइम्स, मतलब कि एंजाइम्स, ऐसी एंजाइम्स जो कि ब्रेक, एंजाइम्स का काम ही होता है ब्रेक डाउन करने का। तो ये क्या करती हैं, ये ना सेल को ही, जो सेल्स हैं जिनको मतलब अब जिनका काम नहीं है, या फिर कई बार ये अपने खुद के सेल्स को ही ये खत्म कर देती हैं, मार देती हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इनके पास ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो कि सेल्स को डाइजेस्ट कर देती हैं, खत्म कर देती हैं उनको। इसीलिए इनको हम बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो भी सेल्स जिनका काम नहीं है, अब उनका कोई रोल नहीं प्ले करने वाले हैं वो, या फिर सेल्स अगर डैमेज हो गए हैं, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो बर्स्ट कर देते हैं और रिलीज करते हैं कौन सी एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर हैं और ये क्या करती हैं, सेल को ही डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स। नाउ ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हमने, ठीक है। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको पहले डिफरेंसेस बताती हूँ, फिर बताएंगे कॉमन क्या होता है। एनिमल सेल में आपका प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, ठीक है। ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। सेंट्रियोल आपका माइटोसिस, मियोसिस, जो सेल डिवीजन होती है उसमें रोल प्ले करता है। प्लस हमने पढ़ा प्लांट्स के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको मिलती है सेल वॉल से। प्लस आपके प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास होता है क्या क्लोरोप्लास्ट, हम क्या फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बट प्लांट्स के पास आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, वो आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लांट्स को अपना खाना वहीं एक जगह ही रहकर लाइट को लेकर बनाना है, इसलिए वहां पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। प्लस एनिमल्स में जो आपकी वैक्यूल होती है ना, देखो वैक्यूल देख रहे हो आप, यहाँ पर है, बहुत छोटी सी होती है, और प्लांट्स में क्या है, बहुत बड़ी ही वैक्यूल होती है। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सेंट्रियोल है, क्लोरोप्लास्ट उनके पास है, सेल वॉल है उनके पास, हमारे पास नहीं है, प्लस वैक्यूल हमारे पास छोटी है और उनके पास बड़ी वैक्यूल है। बाकी जो ऑर्गेनल्स है वो कॉमन है हमारे बीच में, जैसे कि राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, देख रहे हो आप, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, आरियोर, पेरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडी, ये सारे उनके पास, ये हम दोनों के बीच में, प्लांट्स और एनिमल सेल के बीच में कॉमन है। ये बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है, आप चाहो तो इसको अपने एग्जाम में बना सकते हो।
ये मैंने बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पे आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है, हमने पढ़ा है इसको, एब्सेंट एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। शेप जो है, चलो शेप भी देख लेते हैं। यूजुअली प्लांट सेल का जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और हमने देखा ना यहाँ पे थोड़ा रेक्टेंगुलर सा शेप आ रहा है यहाँ पे, और एनिमल सेल यूजुअली इरेगुलर या सर्कुलर इन नेचर होता है। ओके, वैक्यूल, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विद सेल सैप, सेल सैप से फिल्ड होता है प्लांट्स का जो वैक्यूल होता है, और वो काफी बड़ा होता है। एनिमल्स में हमने देखा बहुत छोटा वैक्यूल होता है, और वो टेम्पररी होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। ठीक है, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स मतलब कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, हमारे में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट्स ऑल। ओके, सो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, और सेल के बाद हमें पढ़ना है सेल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, सेल का डिवीजन। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट, सो प्लीज कमेंट डाउन। That's all. Thank you. Unacademy. Let's crack it.